नमस्कार दोस्तों, इस्माइल 3.0 के तहत 20 सितंबर 2021 को कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित बादल राग कविता से गृह कार्य प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले कवि निराला का जीवन परिचय जान लेते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में बंगाल राज्य के महिसादल नामक रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामसाई त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव के निवासी थे। जब निराला 3 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। इन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक नहीं प्राप्त की, परंतु स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के बाद वे रियासत की में भर्ती हो गए। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ था। निराला की पत्नी का नाम मनोहरा देवी। इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 1918 में पत्नी के देहांत पर इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक संघर्षों व जीवन की यथार्थ अनुभूतियों ने निराला जी के जीवन की दिशा ही मोड़ दी थी। ये रामकृष्ण मिशन, अद्वैत आश्रम, वेलूर मठ चले गए, जहां इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन भी किया था। सन 1935 में इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया था। इसके बाद ये टूट गए। इनका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने प्रयाग में सदा के लिए आंखें मूंद ली थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रतिभा संपन्न एवं प्रखर साहित्यकार थे। इन्होंने जो साहित्य लिखा है वह है काव्य संग्रह परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नैपथ्य, बेला, अर्चना, आराधना। उपन्यास है निराला जी के अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे। कहानी संग्रह है लीली, सखी, चतुरी चमार, अपने घर। निबंध है प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक आदि। निराला जी के द्वारा रचित नाटक है समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध। अनुवाद है आनंद मठ, कपाल, कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, रजनी, देवी चौधरानी। रेखा चित्र है कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिया है। और संपादन समन्वय पत्र तथा मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। निराला जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, निराला जी छायावाद के 4 स्तंभ में से एक माने जाते हैं। तो तीसरे 3 जो और हैं प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा है। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं मिलती है। ये एक और कबीर की परंपरा से जुड़े हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा के स्रोत भी है। इनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता है। उनका यह निर्बध उदात्त काव्य का व्यक्तित्व कविता और जीवन में फर्क नहीं रखता है। वे आपस में घुले मिले हैं। उनकी कविता उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है। निराला जी की भाषा शैली, निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बंगला भाषा के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में संगीतात्मकता और गहनता का गुण पाया जाता है। प्रगतिवाद की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द इस तरह प्रयोग किए हैं मानो वे हिंदी के ही हो। कविता का प्रतिपाद्य बादल राग कविता अनामिका काव्य से ली गई है। निराला को वर्षा ऋतु सबसे अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित होती है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का। बादल राग निराला जी की एक प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे बादलों को हाथ हिला हिला कर बुलाते हैं। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विषमता मिटे। कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। सार रूप में कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया में है, जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानी छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में नौका के समान लगते हैं। बादल की गर्जना को सुनकर कवि के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठाकर देखने लगते हैं।
उनमें भी धरती से बाहर आने की आशा जगती है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हो। उनके शरीर सत विकसित हैं। कवि कहता है कि छोटे व हल्के पौधे हिलडुल कर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते प्रतीत होते हैं। कवि बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देता है। बादलों का गर्जन किसानों व मजदूरों के नवनिर्माण की प्रेरणा देता है। क्रांति से सदा आदमी को ही फायदा होता है। बादल आतंक के भवन जैसे हैं जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं। बुराई भी कीचड़ के सफाई के लिए बादल प्रलयकारी होते हैं। छोटे से तालाब में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ व निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं। अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं और अपनी प्रियतमाओं से लिपटने के बावजूद क्रांति की आशंका से कांपते हैं। कवि कहता है कि कमजोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है। वे सिर्फ जिंदा है, बादल ही क्रांति उनके शोषण को समाप्त कर सकती है। तो अब जान लेते हैं इस्माइल 3.0 के तहत 20 सितंबर 2021 को जो 5 सवाल भेजे गए हैं उनका हल। पहला प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों? कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों कष्टों को कहा है। कवि का मानना है कि संसार में सुख कभी स्थायी नहीं होता, उसके साथ दुख का भी प्रभाव रहता है। धनी शोषण करके कुछ संपत्ति जमा करता है परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है। वह सब कुछ छीनने के डर से भयभीत रहता है। अश्निपात से स्थापित उन्नत सतसतवीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इस पंक्ति में कवि ने पूंजीपति या शोषक या धनिक वर्ग की ओर संकेत किया गया है। बिजली गिरना का तात्पर्य है क्रांति से, और क्रांति से जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है उसकी प्रभुत्वता समाप्त हो जाती है। वह उन्नति के शिखर से गिर जाता है, उसका गर्व वह हमेशा के लिए चूर हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, अटालिका नहीं है रे आतंक बाउन सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लवन। इसकी व्याख्या करनी है। तो ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर आह्वान किया है। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। इसमें विशेष लिखेंगे कवि ने जो पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है। प्रतीकात्मक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा शैली तत्सम शब्दावली खड़ी बोली इसमें प्रयोग की गई है। पंग पर में अनुप्रास अलंकार है और मुक्त छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 4, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। छोटा शब्द किसका सूचक है? तो विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति गर्जन। जब जब क्रांति होती है तब तब शोषक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के सिंहासन डोल जाते हैं, उनकी संपत्ति प्रभुसत्ता आदि समाप्त हो जाती है। कवि ने कहा है कि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं या छोटे से तात्पर्य आम आदमी। आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है, उसका चिंता कुछ नहीं है अपितु उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, उसका शोषण समाप्त हो जाता है। बादल राग कविता के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। सामाजिक व आर्थिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। शब्द बिंबों का प्रयोग छायावादी शिल्प के अनुसार किया गया है, तो इस कविता में बादल राग में शिल्प सौंदर्य किया गया है। मुक्तक छंद की कविता है तो बादल राग मुक्तक छंद की कविता है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार विभाग के द्वारा जो 5 प्रश्न भेजे गए थे उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।